Assalamualaikum guys, this is our 28th podcast. As usual, it's me and Abdullah Ali Khan. Abdullah, कैसे हैं आप? ठीक ठाक ब्रो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र। अब्दुल्ला, आज का हमारा टॉपिक जैसे कि हमने डिसाइड किया था, आज है प्लेटो का डायलॉग मैनो। और मैनो में दरअसल बात होगी अबाउट फाइंडिंग व्हाट इज़ वर्च्यू। वर्च्यू के बारे में डिस्कस किया जाएगा। वी विल ट्राई टू फाइंड विद प्लेटो व्हाट इज़ वर्च्यू, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्च्यू। और फिर हम डायलॉग के आखिर में जाएंगे कंक्लूजन, एक एज़ यूजुअल जो हमारा होता है वही होगा। मगर उससे पहले डायलॉग की थोड़ी सेटिंग पढ़ लें हम। श्योर, यू वांट स्टार्ट? हाँ, मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दरअसल इस प्लेटो का जो डायलॉग है सोक्रेटिस, एज यूजुअल हमें बताया कि सारे प्लेटोनिक डायलॉग्स हैं। और मैं सोक्रेटिस की जो भी डिस्कशंस हुई हैं दे आर टोल्ड थ्रू प्लेटो। So we don't really know whether these were the true discussions that happened between Meno and Plato, but yes, we are still very fortunate to read these dialogues and gain something from them. Socrates as usual अब जो उसका जो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो उसका है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिसमें वो क्रॉस सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग मेथड। करके, सोक्रेटिक मेथड जो है जिसमें वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करके दूसरे बंदे को सोचने में मजबूर करता है। और इसी वजह से आप देख लें कि जब एक नौजवान भी था तो सोक्रेटिस मशहूर एज अ फ़िलासफ़र ही अपने सोक्रेटिक मेथड की वजह से हुआ, क्योंकि ये लोगों से डिस्कशंस करता, फिर उनसे सवाल पूछता, सवालों में से सवाल निकालता। और इस तरह बड़े से बड़े लोग जो थे वो उसके सवालों के आगे चुप हो जाते हैं, मतलब कि खामोश हो जाते हैं, वो बैफल्ड हो जाते हैं कि हम इस बात का जवाब कैसे दें। क्योंकि जो वो सवाल पूछता था वो उन्हीं की बातों में से निकाल के पूछता था। और जब ये डिस्कशन होती थी तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे सोक्रेटिस के पास, टू ऑब्जर्व हिम एंड जस्ट टू एंजॉय व्हाट्स हैपनिंग। और एज़ यूजुअल इस डायलॉग में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। प्लेटो और जो मैनो हैं दे आर डिस्कसिंग अबाउट वर्च्यू इन ए जिम्नेजियम। और इनके आसपास एज़ यूजुअल लोग हैं एंड दे आर ऑल डिस्कसिंग अबाउट वर्च्यू। अब जो मैनो का जो बैकग्राउंड है, मैनो इज़ अ वेरी, आप कह रहे हैं कि एक पावरफुल बैकग्राउंड से आता है। ही इज़ एन एथेनियन डेमोक्रेटिक बैकग्राउंड से आ रहा है। और दरअसल मैनो जिसके घर में रह रहा है ये वही बंदा है, इसका नाम क्या था, एनेस्टस था ना मेरे ख्याल में। और यही बंदा बाद में जाके उन लोगों में शामिल होगा जो बाद में जाके सोक्रेटिस को ट्रायल में कन्विक्ट करेंगे कि इसने हमारी यूथ को पेलोपोनेशियन वॉर के एंड पे जाके, जो बाद में जो सोक्रेटिस के साथ हुआ, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिफरेंट जिसके एंड डायलॉग्स में। तो ये जो बंदा था इसका एक मेन किरदार था ऑफ कन्विक्टिंग या सोक्रेटिस ऑफ पॉपुले ऑफ पोल्यूटिंग द यूथ with his ideas and disregarding the religion as well. तो ब्लास्फेमी का भी एलिगेशन था उस पे। बिल्कुल लास्ट में का भी एलिगेशन था कि रिलीजन को ये लोग, मतलब रिलीजन से बिल्कुल हट के बात करता है, लोगों को रिलीजन से दूर कर रहा है। और ये कहते हैं कि दिस डायलॉग बेसिकली अकर्ड अराउंड 385 BCE। और इसी के कुछ साल बाद सोक्रेटिस कन्विक्ट होता है एंड देन ही हैज़ टू ड्रिंक दैट पॉइजनस, जो पॉइजन था उसने वो ड्रिंक करके अपने आप को, मतलब कि उसकी डेथ हो जाती है। Dullah, do you want to add anything if I am missing in this background? या यू राइट, मीनो एक बड़ा पावरफुल भी इंडिविजुअल था और इन्फ्लुएंशियल भी था, इन द सेंस के एक बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की वेव आई थी एंशिएंट ग्रीस के अंदर के प्रॉपरली चौराहों में और स्पेसेस थी पब्लिक के अंदर जहाँ पे कुछ लोग आते थे, ऑलवेज मेल्स, नो वुमेन नो स्लेव्स, फ्री मेल्स होते थे सिर्फ, और वो डिबेट करते थे चीज़ों के बारे में। सोक्रेटिस ऑब्वियसली वाज एट द फोरफ्रंट, लेकिन देयर वर अदर पीपल एज वेल, जैसे मीनो का उस्ताद था गॉर्जियस या जॉर्जियस आप कह लो, आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम। उसका डायलॉग भी है बाय द नेम ऑफ जॉर्जियस, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। तो जॉर्जियस काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंटरलॉक्यूटर था, काफ़ी एक फेमस डिबेटर था जिसके आइडियाज से लोग एंशिएंट ग्रीस से काफ़ी इम्प्रेस थे। तो मीनो उसका प्यूपिल था, मीनो उसका शागिर्द था, और दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही वाज इन्फ्लुएंशियल। और उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था, तो दैट एड्स अप टू इट। जहाँ तक इस डायलॉग की बात है, इट्स अबाउट द नेचर ऑफ वर्च्यू, वेदर वर्च्यू कैन बी टॉट, वर्च्यू आप अटेन कैसे कर सकते हो,
वर्च्यू क्या इनेट होते हैं, यानी क्या लोग इसके साथ पैदा होते हैं, या फिर ये आप फाइंड करते हो नेचर में नहीं बल्कि सोसाइटी में आप सीखते हो। तो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सोक्रेटिस से बेसिकली मीनो की मुलाकात होती है, और मीनो उससे पूछता है कि यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्च्यू। सोक्रेटिस, लाइक यू सेड, सोक्रेटिक मेथड ये है कि सोक्रेटिस एक स्टेप बैक रहता है कि भाई आप बताओ आपके लिए ये चीज़ क्या मायने रखती है, ताकि जब अगला बंदा अपनी डेफिनेशन दे तो वो डेफिनेशन को रिफ्यूट करे, उसमें सवाल निकाल के अगले बंदे का आर्गुमेंट खत्म करे। सोक्रेटिस टुक अ मजे स्टेप की बैक बात हियर, ही सेड कि आई डू नॉट नो एनीथिंग। सोक्रेटिस का मजे की बात इसमें ये है कि सोक्रेटिस पहले या यू वर सेइंग समथिंग? सॉरी, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो। या या सो मजे की बात है कि आवाज आ सोक्रेटिस रही जो है है मेरी? पहले इसमें, बिल्कुल मुझे आ रही है। सोक्रेटिस में पहले इस तरह जाहिर करता है कि ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट वर्च्यू, और फिर वो दावत देता है उसको, मैनो को। तो ये मतलब कि एक तरह का it can be said that he lays traps to entrap people in their own ideas। फिर उन्हीं से क्वेश्चनिंग करके उनको ट्रैप करता है। और जहाँ तक जॉर्जियस की बात थी, ही वॉज अ सोफिस्ट, बड़ा मशहूर या ही वाज सोफिस्ट है। सोफिस्ट। सोफिस्ट वर, ये सो दीज, मैं थोड़ी सी सोफिस्ट की डेफिनेशन बता दूंगा। दीज वर काइंड ऑफ ट्रैवलर्स या फिर टीचर्स जो कि डिफरेंट नेशन से आते थे। दे वर बेसिकली फॉरेनर्स जो कि अमीर और आप कह लो कि इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चों को ट्रेन करते थे या फिर इनको तालीम देते थे। इसमें डिफरेंट किस्म की तालीम होती थी अबाउट, मतलब कि फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इस तरह की नॉलेज देते थे। एंड इसके अलावा इनको सिखाते थे कि बात स्पीकिंग सिखाते थे लोगों के, मतलब कि आप स्पीकिंग कैसे करनी है। और एक अभी कह लो कि हर बात का एक ब्यूटीफुल जवाब या फिर एलिक्वेंट जवाब कैसे देना है, या फिर लोगों के सामने स्पीकिंग कैसे करनी है। क्योंकि उस वक्त जो आप देखो कि उस वक्त ट्रेडिशन जो ज़्यादातर हमें इन डायलॉग्स के ऊपर के समझ आती है कि पब्लिक स्पीकर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत थी उस वक्त। और पब्लिक स्पीकर्स को बहुत ज़्यादा आपके एक तरह का इन्फ्लुएंशियल माना जाता था, कि पब्लिक स्पीकिंग भी एक बड़ी बड़ी, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ वेरी बिग, यू कैन से, टैलेंट। जिस तरह कि हमें उससे मालूम होता है, जो हम लास्ट प्रीवियस जो डायलॉग पढ़ रहे थे, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस में सिम्पोजियम में, तो वो उसमें एगाथॉन था। ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर। तो यस, सो वी कैन, तो इसमें ये कह सकते हैं कि पहले वो उसको लोअर करता है, फिर जब उसे क्वेश्चनिंग शुरू करता है तो मैनो ही इज जस्ट, ही पहले तो वो कंफ्यूज होता है, फिर बाद में इनरेज्ड हो जाता है। सॉरी अब्दुल्ला, यू कैन कैरी ऑन, बस जस्ट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट सोफिस्ट। ना यू एडिड some very significant points। सोफिस्ट वाली बात, या यू वेरी राइट कि दे वर पीपल हु यूज्ड टू एजुकेट पीपल, लेकिन इसमें दो कैटेगरीज थी, बल्कि एक ही कैटेगरी थी इफ यू थिंक अबाउट इट। लेकिन सोफिस्ट जो टर्म है उसकी उसके साथ एक बड़ी नेगेटिव कनोटेशन अटैच्ड है, क्योंकि जिस तरह सोक्रेटिस अपनी अपॉलॉजी ऑफ सोक्रेटिस जो किताब है अपने ट्रायल के अंदर वो यही बातें करता है कि आई वाज नेवर अ सोफिस्ट, क्योंकि सोफिस्ट जो इंसान था, जिस तरह रिपब्लिक में सोक्रेटिस कहता है कि अ पर्सन हु इज बट इज डीम्ड टू बी अनजस्ट इज बेटर देन समवन हु इज अनजस्ट बट इज डीम्ड टू बी जस्ट। मतलब एक पॉलिटिकल लीडर है वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपना रूप ऐसा बनाता है कि लोग उसको समझे कि यही मुजाहिद है, यही बंदा सही है, वो बुरा है असल में, लेकिन लोग उसको अच्छा समझते हैं। तो उस तरह वो कहता है कि सोफिस्ट की पेरेंट्स ऐसी है कि वो लोग, उनको सब कुछ आता है, लेकिन वो पोइट्री में बातें करते हैं, सिर्फ लिखी छुपी बातें करते हैं जो कि ब्यूटीफुल होती हैं सुनने में, लेकिन असल में उनके अंदर वजन नहीं होता। दूसरी चीज, सोफिस्ट जो होते हैं वो पैसे चार्ज करते हैं, सड़कों पे खड़े होके, चौराहों पे खड़े होके वो लोगों को एजुकेट करना, कर तो नहीं रहे होते, लेकिन लोगों को लग रहा होता है मैं एजुकेट, और उस चीज़ के वो पैसे देते हैं, और चीज़ के वो डिबेट्स करते हैं, और जो बंदा हारता है वो जीतने वाले को पैसे देता है, और वो सोफिस्ट ही हमेशा पैसे ले जाता है, क्योंकि सोफिस्ट कभी क्लियरली बात नहीं करता, सोफिस्ट के पास नॉलेज ही नहीं होती है, घुमा फिरा के, इट्स लाइक इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज, वो वाली चीज़ है। और सोक्रेटिस की जहाँ तक बात है, सोक्रेटिस यू आर वेरी राइट, ही टेक्स अ स्टेप बैक और ये बंदे को ट्रैप करता है, बट दैट ट्रैपिंग इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि जिस तरह हमें पता चलता है कि सोक्रेटिस अगर ये नहीं करेगा, तो सोक्रेटिस अगर डायरेक्टली जवाब दे दे, फॉर एग्जांपल मीनू ने वर्च्यू क्या है, सोक्रेटिस बता दे ये वर्च्यू है, तो इट वुड बी अ वेरी इजी आंसर। सोक्रेटिस कहता है कि तुम मुझे अपनी अपनी थिंकिंग प्रोसेस बताओ, तुम किस तरह सोचते हो इसके बारे में, फिर उसमें से उस इंसान की गलतियां दुरुस्त करता है। अगर इतना लंबा प्रोसेस ना होता, मीनो अगर डायलॉग 70 पेज का ना होता, एक पेज का होता, इट वुडंट मेक सेंस, राइट? हमारे पढ़ने वाले का दिमाग भी सही ना होता, ना इंटरलॉक्यूटर मीनो का दिमाग सही होता। तो इट्स अ प्रोसेस जिसमें दोनों की बेहतरी है। सोक्रेटिस उन चीज़ों को पता चलता है, उन आइडियाज़ का जिसके बारे में वो
नॉलेज नहीं रखता था। मीनो को ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ इट ही गॉट द आंसर। तो मीनो कम्स टू हिम, मीनो सोक्रेटिस से कहता है, यार व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट वर्च्यू, डू यू नो व्हाट वर्च्यू इज, डू यू नो हाउ इट कैन बी एक्वायर्ड। सोक्रेटिस कहता है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, द क्लासिक सोक्रेटिक फ्रेज के यार, द वाइजेस्ट ऑफ ऑल मैन नोज दैट ही नोज नथिंग, आई एम द वाइजेस्ट बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग, वो क्लासिक सोक्रेटिक फ्रेज। और मीनो कहता है अच्छा मुझे मेरे टीचर ने, नहीं सोक्रेटिस कहता है कि मुझे नहीं वर्च्यू क्या, ना ही किसी और इंसान को पता है वर्च्यू क्या है। मीनो कहता है वेट अ सेकंड, मेरा टीचर है जॉर्जियस, उसने मुझे बताया वर्च्यू क्या होती है। सोक्रेटिस कहता है अच्छा बताओ तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या बताया वर्च्यू क्या है। अब सोक्रेटिस उसको कहते हैं एलैबोरेट करो। मीनो एक चीज की जगह कुछ दर्जन चीजें बता देता है कि अच्छा ये भी वर्च्यू है, ये भी वर्च्यू, ये भी वर्च्यू है। जैसे वो कहता है एक इंसान, एक मर्द जो है वो वर्च्यूज तब होगा जब ही नोज हाउ टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। एक वुमेन वर्च्यूज तब होएगी जब उसको पता है कि घर मैनेज कैसे करना है। और यंग एंड ओल्ड, द फ्री एंड द एंस्लेव्ड, इन सब की अपनी डिस्टिंक्ट वर्च्यूज हैं। सोक्रेटिस कहता है कि instead of answering the question, we have made the question more complicated by sending a swarm of virtues like a swarm of bees. Each one is different, so you have to just common to all virtues. तो सोक्रेटिस फिर कहता है कि what is common to all virtues, और वो कहता है कि फॉर एग्जांपल देयर इज virtue in governing with justice. मीनो कहता है हाँ यू राइट, इस तरह तो फिर जस्टिस भी है। फिर सोक्रेटिस कहता है कि और वर्च्यूज कौन सी हैं, वो कहता है करेज, टेम्परेंस, जस्टिस, मैग्नानिमिटी, ये सारी वर्च्यूज हैं। सोक्रेटिस फिर वापस चीज पे आता है अच्छा इन सब में कॉमन क्या है। प्लेटो की टर्म में व्हाट इज कॉमन ऑफ ऑल वर्च्यूज इज द फॉर्म ऑफ द गुड, जिस तरह हमने रिपब्लिक हमने देखा था दी थियरी ऑफ फॉर्म्स। तो सोक्रेटिस सजेस्ट करता है कि क्योंकि मीनो तुम्हारे से तो एक कॉमन चीज नहीं डिस्क्राइब हो रही जो सब वर्च्यूज को कॉमन हो, तो आई विल टेल यू व्हाट वर्च्यू इज। सोक्रेटिस कहता है कि वर्च्यू इज बेसिकली द डिजायर ऑफ थिंग्स ऑनरेबल एंड द पावर ऑफ अटेनिंग देम। सोक्रेटिस मीनो से पूछता है कि डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब सोक्रेटिस क्योंकि बड़ा इंटिमिडेटिंग है इन द सेंस कि वो में डिस्कोर्स के शुरू में ही वो इतना रिफ्यूट कर देता है अगले बंदे के क्लेम्स, कि अगला बंदा इस हद तक इंटिमिडेट हो जाता है कि वो कहता है यार सोक्रेटिस तुम्हें सब पता है, और सोक्रेटिस उनको गलत स्टेटमेंट देके फंसा देता है। वो कहता है कि यार ये गलत स्टेटमेंट है, यू विल थिंक बाय रीडिंग दिस डायलॉग कि जिसने वर्च्यू डेफिनेशन दी है कि इट इज द डिजायर फॉर थिंग्स ऑनरेबल एंड द पावर ऑफ अटेनिंग देम, ये सही डेफिनेशन, बट दैट्स नॉट द राइट डेफिनेशन। बट मीनो क्योंकि ही इज इंटिमिडेटेड बाय सोक्रेटिस, क्योंकि सोक्रेटिस हैज ऑलरेडी रिफ्यूटेड सेवरल क्लेम्स दैट ही मेक्स, मीनो एग्रीज कि हाँ virtue is the desire of things honorable and the power of attaining them. सोक्रेटिस फिर उससे कहता है अच्छा आजो जी मैं अब इसको भी रिफ्यूट करता हूँ। वो कहता है कि those who desire the honorable, do they always desire the good? मीनो कहता है हाँ। सोक्रेटिस कहता है कि यार फिर अगर इस तरह है तो क्या कोई इंसान ईविल डिजायर कर सकता है? मीनो कहता है नहीं। मीनो कहता है कि नहीं, इंसान अगर कह रहा है कि मैंने ये काम करना है, देर डिजायरिंग द गुड ओनली। लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि यार सम पीपल थिंक कि समथिंग इज गुड फॉर देम, लेकिन एट द एंड इट्स बैड फॉर देम। जिस तरह वो सोक्रेटिस रिपब्लिक के अंदर कहता है कि द पीपल दे माइट नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। मैं एक आज काम करता हूँ लेकिन उसका इन द एंड इन द बिगर पिक्चर मेरे लिए ज़्यादा नुकसान है जितना कि फ़ायदा है। जीन जैक रूसो की मैं किताब पढ़ रहा था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कहता है कि एक जो इंडिविजुअल्स हैं दे फॉर्म अ कम्युनिटी, और उनकी पर्सनल विल्स होती हैं और उनकी कम्युनिटी की जनरल विल होती है, और जनरल विल को कभी कभार नहीं पता चलता, हम एक लॉ पास करने लगे और इसका लॉ में ज़्यादा नुकसान है बल्कि फ़ायदा, इसलिए दे नीड अ लेजिस्लेटर, अ थर्ड पर्सन हु टेल्स देम कि लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदे या नुकसान आता है। सोक्रेटिस कहता है कि यार हाँ कुछ लोग अगर सोचते हैं कि वो कुछ काम करने जा रहे हैं, एट द एंड इट माइट एक्चुअली बी बैड फॉर देम, इट माइट बी इविल फॉर देम। मीनो कहता है हाँ। तो सोक्रेटिस कहता है कि वर्च्यू की डेफिनेशन हमें अब फिर चेंज करनी पड़ेगी। वो कहता है कि अगर हम ये वाली डेफिनेशन रखेंगे इस तरह तो सारी वर्च्यूज हैं, क्योंकि ऑल पीपल बेसिकली डिजायर थिंग्स ऑनरेबल एंड कुड हैव द पावर ऑफ अटेनिंग देम। तो सोक्रेटिस फिर कहता है कि यार फिर ये डेफिनेशन गलत है, वर्च्यू इज नॉट द डिजायर फॉर द गुड बट एक्चुअली द पावर टू अटेन इट। मतलब ये जो पावर है इसमें कंडीशन ये है कि ये अगर आपको एक चीज़ चाहिए और आपके पास पावर है टू अटेन इट, द अटेनमेंट इन सेल्फ, the means to that end should be just, they should be pious, they should be virtuous, कि you should, आप किसी और का हक नहीं मार रहे उस चीज़ की अटेनमेंट के लिए, तो the process should be more virtuous than the attainment is virtuous। तो मीनो इस पे भी एग्री कर जाता है। तो
यहाँ पे सोक्रेटिस ने एक डेफिनेशन दी जिस पे दोनों सोक्रेटिस और मीनो भी एग्री करते हैं। मीनो अब यहाँ उससे सवाल करता है, एक सेकंड। मीनो अब उससे कहता है कि यार अभी तुमने डेफिनेशन तो मुझे दे दी है वर्च्यू की, लेकिन हम इसको एक्वायर कैसे करें? हम एक इंसान है, वो वर्चुअस नहीं है, वो विशुअस है, व्हाटएवर। ही वांट्स टू बी वर्चुअस, हाउ डज़ ही एक्वायर वर्च्यू? नेचुरली, या फिर इंस्ट्रक्शन से, या फिर वो पैदा ही वर्च्यू के साथ हुआ था लेकिन उसको डिस्कवर नहीं कर पा रहा? सोक्रेटिस कहता है कि यार अच्छा, हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि वर्च्यू है क्या? क्या वर्च्यू नॉलेज है या क्या वर्च्यू नॉलेज नहीं है? क्योंकि अगर तो वर्च्यू नॉलेज है तो नॉलेज कैन बी अटेन्ड, देयरफॉर वर्च्यू कैन बी अटेन्ड एज़ वेल, बट इफ वर्च्यू इज़ नॉट नॉलेज, देन वर्च्यू कैन नॉट बी अटेन्ड। तो अब ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इफ वर्च्यू इज़ नॉलेज, देन इट ऑब्वियसली कैन बी टॉट। मीनो और सोक्रेटिस एग्री करते हैं कि वर्च्यू जो है वो प्रॉफिटेबल है, अगर वो हेल्पफुल है और हर्टफुल नहीं है। तो एक इंसान जो है, जो जिसके अंदर जो लैक करता है कॉमन सेंस, उसके अंदर रैशनैलिटी नहीं है, वो बेसिकली फुल ऑफ करेज है लेकिन उसके पास रैशनैलिटी नहीं, इन द सेंस कि ही विल डू समथिंग इमोशनली रादर देन रैशनली, और वो अपने आप को भी हार्म पहुंचाएगा, दूसरों को भी हार्म पहुंचाएगा। और इस इंसान से बेहतर वो इंसान है जो जिसके अंदर सेंस है, सो ही विल बी वाइजली करेजियस, ही विल नो कि किन जगहों पे वर्च्यू दिखानी है, किन जगह पे करेज दिखानी है, किन जगह पे रैशनैलिटी को ओवर पार करने देना है इमोशंस को। तो गुड आउटकम्स, इस तरह सोक्रेटिस कहता है कि दे डिपेंड ऑन विजडम। विजडम इन द सेंस कि आपके पास वो मीन्स हैं टू डिटरमिन कि अच्छा अभी मैं काम करने जगह लगा हूँ, इस सिचुएशन में कौन सी क्वालिटी मेरी रिक्वायर्ड है, इज इज करेज, इज इट रैशनैलिटी। और ये जो डिटर्मिनेशन है ना, ये जो आप डिटरमिन करते हो कि कौन सी क्वालिटी रिक्वायर्ड है इन दिस सिचुएशन, वो डिटरमिन होती है बाय योर विजडम, नॉट बाय योर नॉलेज। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, लेकिन अगर आपके पास वो सेंस नहीं है, वो रैशनैलिटी, वो विजडम नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्ट इन द राइट वे इन सर्टेन सिचुएशंस। तो सोक्रेटिस कहता है इस तरह विर्च्यू जो है वो रिलाई करती है विजडम पे, नॉट ऑन नॉलेज, और विजडम कैन बी टॉट, एंड एज विजडम कैन बी टॉट, देन इट अपीयर्स दैट विर्च्यू कैन बी टॉट एज वेल। यहाँ पे मीनो और सोक्रेटिस दोनों कहते हैं या दैट मेक्स सेंस, विच यू कैन बी टॉट बिकॉज virtue depends on wisdom, wisdom can be taught, virtue can be taught as well। लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि अच्छा अगर तो virtue can be taught, तो हमें क्यों नहीं मिलते ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में जो कि virtue सिखाते हो? सोक्रेटिस कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी नहीं देखा इंसान जो कहे कि यार आओ मैं तुम्हें virtue सिखाऊँ, आओ मैं तुम्हें बताऊँ अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। There are interlocutors, there are sophists, there are debaters even, लेकिन there aren't people who claim to be teachers of virtue। मीनो से पूछता है, मीनो कहता है कि यार उसका जो टीचर है जॉर्जियस, वो भी इस नोशन पे लाफ करता है। वो कहता है कि यार नो, you can not be taught how to be virtuous, you can learn how to be virtuous on your own, but you cannot be taught virtue। so सोक्रेटिस और मीनो अपना डेफिनेशन चेंज करते हैं। वो कहते हैं अच्छा आफ्टर ऑल इट अपेयर्स के virtue कैन नॉट बी taught बिकॉज ऑब्वियसली देर आर अपेरेंटली नो टीचर्स ऑफ virtue। सोक्रेटिस अब कहता है कि करेक्ट बिहेवियर फिर आप एक्वायर कैसे करोगे? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, आई एम मिसप्लेसिंग द नेम ऑफ द डायलॉग जिसमें कॉन्सेप्ट पेश किया गया है। प्लेटो का कॉन्सेप्ट है द थ्योरी ऑफ एनामनेसिस। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू मी एट लीस्ट। और इसमें बेसिकली सोक्रेटिस कहता है कि ये तब पेश करता है जब मीनो उससे कहता है कि अच्छा करेक्ट बिहेवियर आप एक्वायर कैसे करोगे? सोक्रेटिस कहता है कि 2 तरीके हैं बेसिकली, एक है एक्सपीरियंस, एक है ओपिनियन। एक इंसान जो ट्रैवल करता है या फिर न्यू एक्सपीरियंसेस करता है, उसको इस शहर का जहाँ वो ट्रैवल कर रहा है उसका रास्ता पता है फ्रॉम एक्सपीरियंस। द मैन हू हैज़न्ट कुड फिगर इट आउट बाय द वे ऑफ ओपिनियन। तो ओपिनियंस लेकिन आप भूल सकते हो, व्हेयरएज़ नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस इज़ चेन्ड टू द सोल्स एसेंस। आप एक्सपीरियंस से जो आपने गेन किया होता है नॉलेज, यू कैन नॉट फॉरगेट इट। लेकिन अगर ओपिनियंस आरंट ग्राउंडेड इन नॉलेज, एंड इफ नॉलेज कैन नॉट बी टॉट बट मस्ट बी रिकलेक्टेड, देन वर्च्यू इटसेल्फ कांट बी टॉट। ये सोक्रेटिस इसलिए कहता है क्योंकि इसकी थ्योरी ऑफ एनामनेसिस वो बीच में पेश करता है। थ्योरी ऑफ एनामनेसिस इज 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 अ थ्योरी ऑफ, आप कह लो, इनेटिज्म। इनेटिज्म यानी आप पैदा होते हो और ये आइडिया है कि आप नॉलेज हासिल हुआ होता है आपके पास, यू ऑलरेडी हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज एट द टाइम ऑफ बर्थ। आई टेक योर व्यूज ऑन दिस वलीद एज वेल, बट
इसका कॉन्सेप्ट बस ये है थ्योरी ऑफ एनामनेसिस का, कि आपकी जो सोल है वो इमॉर्टल है, हमेशा ज़िंदा रहती है, कभी कभी ख़त्म नहीं होती, बेसिकली नेवर डाइज, एंड योर सोल इज़ इमॉर्टल, द बॉडी इज़ मॉर्टल, और आपके मरने के बाद भी, आपके मरने से पहले भी योर सोल वाज अलाइव, और बार बार रीइंकारनेट होते रहती है। और इस रीइंकारनेशन के प्रोसेस के अंदर ना, इट इज़ सच अ ट्रॉमेटिक, सच अ डिफिकल्ट प्रोसेस के your soul loses whatever knowledge it had of the previous life. Lekin the knowledge is still there. You can't recollect it. Your uniform, which is your body, cannot recollect the knowledge that your soul has. तो आप जब भी knowledge attain करते हो ना अपनी जिंदगी के अंदर, तो you're basically recollecting the knowledge you already previously had. तो Socrates कहता है कि you cannot be taught virtue, क्योंकि वो knowledge आपके पास ही है. You're just recollecting it. तो फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक रूबिक्स क्यूब का फॉर्मूला सीखता हूँ, ठीक है, और मैं उसको भूल जाता हूँ, इट्स स्टोर्ड समवेयर डीप इन माय सबकॉन्शियस माइंड, राइट, लेकिन वो मैं रिकोलेक्ट करूँगा इन द फ्यूचर। मुझे बेसिकली दैट्स द शॉर्ट वर्जन ऑफ दिस थ्योरी ऑफ एनामनेसिस। यार, ऑन अ साइड नोट, आई वुड लाइक टू टेक योर व्यूज अबाउट थ्योरी ऑफ इनेटिज्म, क्योंकि मेरा जो पर्सनल व्यू है, इट गोज हैंड इन हैंड विद जॉन लॉक्स थ्योरी ऑफ तबूला रासा। उसकी थ्योरी जॉन लॉक की ये थी कि यार हमारी कोई पैदाइश के वक्त कोई हमारा नॉलेज नहीं होता है इनेट, हम किसी करेक्टरिस्टिक के साथ पैदा नहीं होते हैं। उसने अपनी किताब एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये पेश किया था, थ्योरी ऑफ तबूला रासा। इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस टू मी कि आपकी पैदाइश के वक्त कोई नॉलेज नहीं होता, फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी, फ्रॉम अ सेकुलर पर्सपेक्टिव भी। अभी आपने जॉन लॉक की बात की। जॉन लॉक ने ये बात तो की थी, मगर जॉन लॉक वाज आल्सो, इसने ड्रीम्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, इंटरप्रिटेशंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्टडी की, ड्रीम्स के ऊपर भी, वो ड्रीम वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स के ऊपर भी। और उसी से अगर आप देखें इस्लाम में, तो ये है कि हर इंसान फितरत पैदा होता है, फितरत, और इंसान को पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, और क्या गलत है और क्या सही नहीं है। मगर इंसान जब दुनिया में आने लगता है, उससे पहले उसकी सारी जो है, वो सारी जो मेमोरी वो वॉश हो जाती है, देन इंसान इज़ बॉर्न एज अ न्यू। इसके बारे में हमें इस्लाम में ये मिलता है कि आलम बरज़ख में, या बरज़ख का जो मैदान था, उस पर सारी अल्लाह ताला ने रूहों को इकट्ठा किया और फिर उससे शहादत भी ली। सो इंसान को पता है कि इंसान को मालूम होता है, इंसान की रूह को पता होता है कि खुदा कौन है, सही क्या है, बुरा क्या है। मगर फिर उसके बाद उन सबको अल्लाह ताला ने, फिर वो सारी मेमोरी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद सारी रूहें जो इंसानों के जिस्म में आई, वो हमें इसलिए कोई रिकलेक्शन नहीं है आलम बरज़ख की, और हमने मरने के बाद भी वहीं जाना है जब तक क़यामत नहीं आती। तो ये जो थ्योरी है एनामनेसिस की ऑफ सोक्रेटिस, इट्स वेरी, ये कह लो कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि उस वक्त में रह रहा हो, और उसके बाद और उस रिलीजन को भी डिफाई करता हो, ऑफ हिम थिंकिंग अबाउट सच अ थिंग इज़ वेरी यू कैन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज देर आर सम थिंग्स दैट ह्यूमन ऑलरेडी नोज कि क्या सच, क्या सही है, क्या गलत है। इंसान के अंदर तो एक बात होती है, अगर आप कोई बंदा हो जो आप कह लो कोई, मतलब कि जंगली भी हो, किसी जंगल में भी रह रहा हो, अगर वो किसी बंदे को फालतू में मारने लगता है, या किसी फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की कोई चीज़ चुराने लगता है, उसके अंदर कोई ना कोई दिल में तो ये बात होगी कि ये गलत है, ठीक है। यहाँ तक कि जो बंदा दुनिया में बड़े से बड़ा बादशाह है, जो बड़े से बड़ा करप्ट पॉलिटिशियन है, वो भी कोई ना कोई बुरा अमल कर रहा होगा, उसको वो समझता है कि वो गलत है, बट देन ही जस्ट ट्राइज टू गिव हिमसेल्फ आंसर्स टू जस्ट टू यू कैन से कि जस्टिफाई दोज थिंग्स दैट ही इज़ डूइंग, या फिर उन चीज़ों को जस्टिफाई करें अपने आप को, आप कह लो कि एक तरह का तसल्ली देने के लिए। सो सोक्रेटिस का अब एक ये जो थ्योरी है, it really makes sense for me, and it's really extraordinary for an individual like this living in that era of to think about such an idea. So it is a very you can say it's a very beautiful idea, I think so, and it goes hand in hand with Islamic theology as well, जो हमने इस्लाम में पढ़ा हुआ है। तो क्योंकि इंसानों को मालूम कि इनेट हमारे अंदर एक, आप कह लो कि एक हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ गलत नहीं है। हमें एक खुदा का कॉन्सेप्ट भी इंसान को सबसे ज़्यादा समझ इसलिए लोगों को समझ आता है, बिकॉज यूनिवर्स ओनली मेक सेंस बिकॉज ऑफ वन आइडिया ऑफ वन गॉड। अगर एक से ज़्यादा खुदा हो तो फिर यूनिवर्स का आइडिया भी ख़त्म हो जाता है, वो तो फिर डिफरेंट टॉपिक है। मगर अबाउट वर्च्यू, जैसे कि यहाँ सोक्रेटिस ये कह रहे हैं कि वर्च्यू कैन नॉट बी टॉट, इट जस्ट कम्स थ्रू द रिकलेक्शन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। इट कैन
Yes, you can say that कि हम experience के ज़रिए हमें we can get a recollection of our lost knowledge of virtue, but we cannot really say if it's true or not because we don't know what's on the other side और क्या है. मगर yes, obviously, but yeah, but it's a really beautiful and very extraordinary idea. और सोक्रेटिस का ये कहना it really tells कि वो कितना इंटेलिजिबल इंडिविजुअल था, कितना इंटेलिजेंट इंडिविजुअल था, वो कितना ज़बरदस्त आप कह लो कि इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल था कि उसने उस वक्त ये बात की. आ, आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो अब्दुल्ला? यार ऑन अबाउट थ्योरी ऑफ एनालिसिस रिकलेक्शन वाली जो डिबेट है थ्योरी ऑफ इनेटिज्म वाली, इस पे डिकार्ड ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, जॉन लॉक ने तो किया ही, बाकी पोस्ट मॉडर्निस्ट ने भी किया. प्लेटो वाज आई थिंक सो द फर्स्ट वन टू प्रपोज दिस थ्योरी. और यार ऑन अ सेकुलर रियल्म आई वुड से कि हमारे अंदर in the biological sense we always we have innate characteristics, लेकिन जैसे इंसान की जेनेटिक्स उसकी डिफाइन करती है, हाइट क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वो तो है ही. वो बायोलॉजिकल सेंस में तो हमारे में पास इनेट आइडियाज होते हैं, मैं मानता हूँ, इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सॉरी. लेकिन ऑन अ प्योरली एपिस्टेमोलॉजिकल सेंस, ऑन द नॉलेज वाला फ्रंट के, डू वी हैव इनेट आइडियाज, इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं ऑब्वियसली, जिस तरह जीन्स वाली बात की मैंने. बट आई डोंट थिंक सो कि एपिस्टेमोलॉजिकल सेंस में देयर आर सम सॉर्ट ऑफ इनेट आइडियाज. अगर आप इसमें रिलीजन लेके आते हो, फॉर एग्जांपल इस्लामिक थियोलॉजी अगर इसमें लाते हो, तो अगर तुम्हारे पास इनेट आइडियाज हैं, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रुथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ओपिनियन? Isn't the greatest truth about the truth of God, that God exists? If that is the greatest truth, which I believe it is, तो अगर innate ideas हैं, wouldn't that idea be the first one to see resurface in someone's mind? अगर एक इंसान है और हम कहते हैं कि अगर innate ideas होते हैं, एक इंसान पैदा हो रहा है, उसके पास क्या खुदा की एग्जिस्टेंस का नॉलेज नहीं होगा अगर तो innate ideas होते? और अगर तो ऐसा होता, वो डू यू नॉट थिंक इट वुड बी अनफेयर? क्योंकि अगर एक इंसान पैदा हो रहा है विद द नॉलेज ऑफ गॉड, दूसरा इंसान पैदा हो रहा है विदाउट द नॉलेज ऑफ गॉड, तो उस इंसान का टेस्ट ज़्यादा ईजी होगा, दिस वर्ल्डली टेस्ट, कि वो खुदा को फाइंड करे एंड ऑल ऑफ दैट. एक इंसान जो पैदा हो रहा है विद द आइडिया ऑफ गॉड ऑलरेडी इन हिज हेड, जिस तरह डिकार्ड सेट कि उसके दिमाग में था बचपन से, डिस्कोर्स मेथड की किताब उसकी है, तो उसके लिए तो फिर टेस्ट ज़्यादा ईजी होगा कि ही वुड फाइंड हिज वे इजीली टू गॉड. और एक इंसान हु वाज बॉर्न विदाउट दैट आइडिया ऑफ गॉड इन हिम, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा अपना रास्ता फाइंड करना. तो थोड़ी सी एब्सर्डिटीज रिसर्फेस होती हैं अगर आप कहते हो कि जिस तरह यहाँ पे प्लेटो कहता है. तो आई जस्ट चूज टू बिलीव के इन दी प्योरली सेकुलर रियल्म एंड इन द रिलीजियस रियल्म, स्पेसिफिकली इस्लामिक रियल्म, थ्योरी ऑफ इनेटिज्म मेक्स अ लॉट मोर सेंस. के रिकोलेक्शन की थ्योरी भी कुछ हद तक ज़्यादा सेंस बनाती है. थ्योरी ऑफ इनेटिज्म तो बेसिकली ये है ना कि आपकी थ्योरी ऑफ सेबुलर आसा बेसिकली कि आपके माइंड के अंदर कोई नॉलेज नहीं होता, वो तो प्योरली ब्लैक एंड वाइट कर दिया. रिकोलेक्शन की थ्योरी ऑफ एनालिसिस प्लेटो ये कहता है कि आपकी नॉलेज थी सोल में, आप वो भूल गए लेकिन आप रिकोलेक्ट कर रहे हो. इसके बीच का ही पार्ट तबूला रासा है कि मतलब आपका पहले नॉलेज था लेकिन पैदाइश के वक्त आपके पास नॉलेज नहीं था. आई थिंक सो दिस वर्जन जो प्लेटो प्रेजेंट करता है, दिस वुड बी अ बेटर आंसर अदर देन जो लोग थ्योरी ऑफ इनेटिज्म को मानते हैं कि हमारे पास इनेट आइडियाज होते हैं. और हमने यहाँ पे थोड़ा टेंजेंट पे निकल गए, बट आई रियली लाइक योर व्यूज अबाउट दिस. और बिल्कुल, मैं भी वही नहीं, कह यू रहा हूँ सेइंग समथिंग? कि जब व्हेन वी आर बोर्न, वो सारे जो हमारे आइडियाज हैं दे आर फिनिश्ड, बिकॉज दिस इज़ अ टेस्टिंग प्लेस फॉर अस, दिस इज़ एन एग्जाम हॉल. तो एग्जाम से पहले कहते नहीं कि अपनी किताबें जमा करवाओ. तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमें कहा भाई हमारी सारी किताबें नॉलेज जमा करो एंड नाउ यू आर गोना गो एज अ ब्लैंक स्लेट. हम ब्लैंक स्लेट की तरह इस दुनिया में आए. और जो आपने वो अब्दुल्ला वही बात की कि येस वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी बॉर्न इन ए मुस्लिम हाउस होल्ड. तो फिर इसमें इसमें हम ये कह सकते हैं यार काफिरों के साथ बड़ी ज़्यादती है बेचारों के साथ. तो मतलब कि वो एक काफिर घराने में पैदा हुए हैं एंड वो कभी प्रिसीव ही नहीं कर सकते रिलीजन इन द वे वी आर प्रिसीविंग गॉड. दे कैन नॉट प्रिसीव बिकॉज उनका बचपन से एक माइंड वॉश हुआ है. बट अगेन आपको फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैंने हर इंसान को फितरत से पैदा किया. फिर उसके बाद उसके माँ बाप जो भी चाहें उसको काफिर बना दें, हिंदू बना दें, कुछ भी कर दें, सद करना है कर दें. मगर वही प्रॉब्लम है ये कि जब इंसान पैदा होता है ऑल दोस आइडियाज़ आर फिनिश, मतलब कि सारे आइडियाज़ फिनिश हो गए, इंसान कम्स एज अ न्यू. मगर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये अब्दुल्ला कि जब आप किसी रिवर्ट की स्टोरी सुनते हो ना, फॉर एग्जांपल इस्लामिक रिवर्ट या फिर कोई बंदा जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट या फिर रिवर्ट, तो आपको
इतनी ज़बरदस्त बातें वो खुद बताते हैं आपको, जो आपको लगता है यार कि दीज थिंग्स गोस हैंड विद फिलोसफी एंड थियोलॉजी एज वेल। और ये जो बातें, ये मेरे ख्याल उनकी जो बातें होती हैं, मेरे ख्याल में फिलोसफर्स से के बराबर की बातें होती हैं, बिकॉज दे हैव फाउंड गॉड बाय देमसेल्व्स। और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का इंसाफ ऐसा है कि जब आप खुदा को खुद ढूंढते हो, वो फिर जो आप इंडिविजुअल बनते हो, आपका जो मुकाम होता है बाकी सारे मुसलमानों से ज़्यादा हो जाता है, एक आम मुसलमान से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए एक डिफरेंट पैमाने बनाए हुए हैं। जैसे कि मैं कभी भी डिस्कस करता हूँ अपने एक दोस्त के साथ, तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर एक बड़े शरीफ ख़ानदान की जो लड़की है, ठीक है, उसके बाप ने बेचारे साथ ज़िंदगी हलाल का पैसा कमा, उसको खिलाया, उसकी अच्छी परवरिश की, और वो जो और लड़की है वो बड़े होकर बुरा काम करती है, उसका जो बेटा या लड़की है, बेटा है या बेटी, वो बड़े होकर बुरा काम करती है, उसको ज़्यादा गुनाह मिलेगा उससे, जो कि पैदा ही बुरे बुरे माहौल में हुआ है। अगर तवैफ़ है, तवैफ़ उस माहौल में बड़ी हुई है, वो गुनाह कर रही है, वो मतलब कि उसको गुनाह कम मिलेगा एज़ वो उस बंदे के मुकाबले में, जो कि जिसको अल्लाह ताला ने बचपन से ही उसको एक एडवांटेज दिया था, मगर उसने एडवांटेज को समझा नहीं। अब अगेन, अगर आप एक अच्छे घर में पैदा हो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पहनने ओढ़ने के लिए सब कुछ है, और आपका माहौल भी दीनी है, फिर अगर आप दीन को फॉलो करते हो, इट्स फाइन, आपको सवाब मिलेगा, मगर आपको उस जितना सवाब नहीं मिलेगा जब आप एक बुरी सोहबत या बुरे इन्वायरमेंट से निकल के जब आप अल्लाह ताला को ढूंढते हो, और फिर जब आप इस्लाम में आते हो, वो जो है ना, उस चीज़ का जो सवाब है, वो आपको सब मुसलमानों से ज़्यादा सवाब मिलेगा, हर आम मुसलमान से ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने खुदा को खुद ढूंढा, आपने खुद मतलब कि रिकलेक्ट किया वो सब कुछ दोबारा से, और वो फिर जो मुसलमान होते हैं, वो फिर आसानी से गुमराह भी नहीं होते। अगर आप उनकी स्टोरी सुनो, उनका लाइफस्टाइल देखो, वो ज़्यादा इस्लाम के साथ, आपके लिए किसी भी रिलीजन के साथ ज़्यादा बॉन्डेड होती है उनकी सोल। तो जो रैशनैलिटी इससे पे फाउंडेड होती है। बिल्कुल तो वो I'd like to add, हाँ, यस अच्छा सॉरी तो वलीद, बेसिकली यह हमारी इस पे एग्जैक्टली सेम हमारी ऑफ 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 कैमरा बात हो रही थी। एंड या ऑन 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 द सरफेस लेवल इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस कि एक इंसान जिसकी कंडीशनिंग उस तरह की है, उसका हिसाब ऑब्वियसली डिफरेंट होना चाहिए व्हाइल यू थिंक अबाउट इट ऑन द सरफेस लेवल। वही इसमें तीन सॉरी चीज़ें हो सकेंगी। इसमें मैं हम्म। एक बात है, एक हदीस भी ऐड करना चाहूँगा नबी करीम की। नबी करीम ने अपने सहाबा के साथ एक दफ़ा बैठे हुए थे, उनको ये कहा कि तुम सब मेरे साथी हो और मेरे भाइयों ने अभी आना है। तो साहबा ने पूछा कि नबी करीम क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो नबी करीम ने कहा नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे भाई अभी आएंगे। तो साहबा ने पूछा वो कब आएंगे? उन्होंने कहा वो उस वक्त आएंगे जब मैं वफ़ात पा चुका हूँगा, और वो बाद में आने वाले मुसलमान हैं, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा, मगर वो मुझे फॉलो करेंगे, मेरे रिलीजन को फॉलो करेंगे। आप देखो कि आज का जो मुसलमान है, जो रात को 4 बजे उठ के नमाज़ पढ़े, उसने नबी करीम को कभी देखा भी नहीं है, मगर फिर भी ही इज़ फॉलोइंग द रिलीजन एज इफ़ ही हैज़ सीन, और ऐसे कि आज का हमारा इस्लाम अभी भी उतरा है। तो इसी पे हमें समझ आता है कि अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए डिफरेंट पैमाने बनाए हुए हैं, और अल्लाह ताला का इंसाफ ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हर किस्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को नापा और तोला होता है हर इंसान के हिसाब के तौर पे। व्हाट डू यू थिंक अब्दुल्ला? हाँ, your take on this is very logical, और I agree to it. It could be one of three alternatives. पहला तो तुम्हारी वाली सोच के सबके लिए डिफरेंट पैमाने होंगे, सबके लिए डिफरेंट जजमेंट्स होंगी बेस्ड ऑन देयर सर्कमस्टेंसेस, बेस्ड ऑन देयर कंडीशनिंग वगैरह। दैट्स टोटली राइट। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि यार ये आइडिया खुदा का सब में इनेट हो। इनेट यानी पैदाइश के वक़्त सबके अंदर इनेट हो, उसके माँ-बाप उसको कन्वर्ट करते हैं क्रिश्चियनिटी पे, जुडाइज़्म पे, हिंदुइज़्म पे वगैरह-वगैरह। या तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि हर इंसान की लाइफ़ में कम से कम एक बार या मल्टीपल टाइम्स एक ऐसा वाक़या और डिफाइनिंग मोमेंट व्हेन गॉड आस्क्स द पर्सन हिमसेल्फ टू फाइंड हिम। जिस तरह मेरी ज़िंदगी में 2 बार ये वाक़या हुआ इस तरह कि आई वाज़ shaken and I saw it clearly. I was in my own delusions, और मुझे फिर नज़र आया कि if I pursue this path I might find the answer, and I did. और काफ़ी लोगों के साथ इस तरह होता है कि they're not on the right path, but something very peculiar happens in their life which shows them the truth. लेकिन फिर उनके ऊपर पर्सन इंडिविजुअलिटी पे बात आती है कि they have to seek rationality. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान, एक आप कह लो पोलीथीस्ट है फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने माँ बाप को देखा बुतों को पूछते हुए एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा विच विल आस्क दैट पर्सन टू सीक देयर रैशनैलिटी, कि वो अपने बायसेस को साइड पे रखें और उस बारे में सोचें। इस तरह एरिस्टोटल पॉलीथिस्टिक सोसाइटी में पैदा हुआ। उसने अपनी किताब द मेटाफिजिक्स की बुक लामडा के अंदर उसने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिफाइन किया
4 काइंड्स ऑफ कॉजेशन, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, जिसमें हम बात कर चुके हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक इंसान जो पॉलीथीस्ट था, उसने एक खुदा का आइडिया पेश किया और उसको फिलॉसफी के थ्रू ढूंढा। तो ये लाइक आई सेड 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कि पैमाने डिफरेंट हो, या फिर सब खुदा के आइडिया के साथ पैदा हुए हों, या फिर all people have some kind of defining moments in their lives when God is trying to show them कि अच्छा मेरी तरफ आओ, लेकिन फिर उनकी रैशनैलिटी पे डिपेंड करता है to do that or not। अब्दुल्ला, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने बातें की, तीनों बहुत ज़बरदस्त बातें थी, मगर ये तीनों आपस में मिलती हैं। मैं ये भी बिलीव करता हम्म हूँ कि हर इंसान एक इन्नेट आइडिया के साथ पैदा होता है। फिर मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि हर इंसान की पैमानों में, डिफरेंट पैमानों पे उसकी जजमेंट होगी। और फिर मैं ये भी बिलीव, आपके पॉइंट बहुत ज़बरदस्त पॉइंट, कि हर इंसान का आपकी लाइफ में एक डिफाइनिंग मोमेंट आता है जब इन विच ही हैज़ टू फाइंड गॉड, और इन विच ही हैज़ टू फाइंड एन आंसर। इसके सामने आंसर खड़ा होता है। जैसे कि इफ़ यू रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग ऑफ स्क्रीन के, जैसे कि एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल कर लिया, मगर जॉर्डन पैटरसन जो इतना बड़ा, आप कह लो कि इंटेलेक्ट हो के, इतनी बुक्स लिख के, इतनी जगहों पे उसने आर्गूमेंट्स दे के, ही इज़न्ट, उसने इतने ज़बरदस्त मुसलमानों के साथ डिबेट्स भी की, और डिबेट्स में वो एक कुछ जगहों पे तो बिल्कुल आप कह लो कि ही वॉज बैफल्ड, ही वॉज कन्फ्यूज टू आंसर देम और गिव देम एन आंसर। मगर फिर भी इसमें वही हदायत वाली बात भी आ जाती है इसमें। अब्दुल्ला, व्हाट डू यू थिंक, है कि नहीं? जिसको अल्लाह ताला हदायत दे, जिसको ना दे। डू यू थिंक ये हदायत यार का फिर भी डोंट यू थिंक यार हिदायत का जो मैंने सुना है अपनी लाइफ में, इस ये पॉइंट काफ़ी लार्ज, एंड आई शुड थिंक कि ये हम वी नॉट ऑन द रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री, हम इसको थोड़ा लंबा खींच भी सकते हैं। लेकिन हिदायत वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इट वुड मेक सेंस, लेकिन इट डज नॉट टू मी एटलीस्ट। क्योंकि हिदायत इस अगर आप कहते हो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन क्यों मैं कह रहा हूँ, कोई काफिर है फॉर एग्जांपल जो थीस्ट नहीं है, थीस्ट है या एग्नोस्टिक है, उसको हिदायत नहीं दी अल्लाह ने, और वो फिर मर गया, एक काफिर ही मर गया, तो उसको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, उसमें उसका क्या कसूर था बंदे का? तो ये अनफेयर नहीं हो जाएगा? अगर तो हिदायत सबको मिले देन इट वुड मेक आई सेंस कि वाज गॉड गोइंग इज टू नॉट से द अनफेयर। सेम थिंग, आई वाज गोइंग टू से द सेम थिंग, यस। तो इट मीन्स कि हम्म हदायत हमारे अंदर, बिसाइड हमारे अंदर एक छुपा हुआ एक एलिमेंट है। व्हाट डू यू थिंक अब्दुल्ला? यार मेरी नज़र में हिदायत जो है, इट इज़ जस्ट अनदर नेम फॉर रैशनैलिटी। क्योंकि अगर आप ठीक है, देखो से सिर्फ यस, यूनिवर्स को ना, सिर्फ यूनिवर्स को रैशनैलिटी देखो तो इट क्या इज़ कहेंगे वैसे? रैशनैलिटी रैशनैलिटी हिदायत को है यार बेसिकली। हदायत ही मेरे ख्याल में, यस, एग्जैक्टली। हम्म क्योंकि अगर आपके पास दो चॉइसेस, आप देख रहे हो यार, आसमान को देख रहे हो, आप सितारों को देखो, आसमान को देखो, आप थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लो, थोड़ी सी आप अपने इर्द गिर्द देख लो, एवरीथिंग वुड मेक अ लॉट मोर सेंस इफ गॉड एग्जिस्ट। आपको ज़्यादा एविडेंस चाहिए टू प्रूव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट देन यू नीड टू प्रूव दैट गॉड एग्जिस्ट। रैशनली आपको कॉमन सेंस बताती है कि गॉड नीड्स टू एग्जिस्ट, अदरवाइज इंटेलिजेंट डिजाइन, ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट्स, सारे थॉमस एक्विनास के, बाकी फिलोसोफर्स के, देर जस्ट वेरी कॉमन सेंस आर्गुमेंट्स। वो फिलोसोफर्स की किताबें ना ही पढ़ो आप सिर्फ ये समझ लो कि इतनी इंट्रिकेट दुनिया, इतना इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, डज दैट नॉट हैव अ गॉड? तो रैशनैलिटी और जो है वो लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो हदायत वही है मेरी नज़र में। बिल्कुल रैशनैलिटी, अक्ल जो है वही हदायत है, और वो सब अब्दुल्ला, सब इसमें एक्वायर कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी मज़े की बात ये है कि जैसे कि हम, मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि अगर लोग इतने, हमारे हमारे अंदर रैशनल थिंकिंग का एलिमेंट है, तो सबके सब मुसलमान क्यों ना हो? तो अब्दुल्ला, इसमें मैं एक बात बड़ा सोच रहा था कल परसों कि अल्लाह ताला ने नियत की बात की है। कुछ लोग होते हैं वो इल्म इसलिए हासिल करते हैं ताकि जब वो लोगों के सामने बोलें तो वो एजुकेटेड लगें, या लोग उनकी बातों से इम्प्रेस हों। जैसे कि हम यहाँ ग्रीक कल्चर देख रहे हैं, सोफिस्ट। सोफिस्ट का कल्चर देख रहे हैं, हमारे यहाँ मॉडर्न सोफिस्ट भी हैं। आप देखो, यूट्यूब खोल के देखो, हज़ारों बैठे हुए हैं। और एक होता है एक बंदे की प्योर नियत कि आई हैव टू फाइंड व्हाट इज़ राइट, आई हैव टू फाइंड द आंसर। दैट इज़ वाई हमारे मतलब कि हर कोई सीधे रास्ते पे नहीं है। वेरी फ्यू आर, बिकॉज इसमें फिर नियत का एलिमेंट भी आ जाता है। सो यस, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट। अब्दुल्ला, व्हाट डू यू थिंक मैन? मेरी दोस्त से बात हो रही थी, और वो थोड़ी ग्नोस्टिक है, शी डजंट बिलीव इन गॉड, थीस्ट नहीं है, शी जस्ट सेज कि हम जान ही नहीं सकते खुदा है नहीं है, थोड़ी साइंस बेस्ड है, और वो कहती है साइंस के पास कुछ आंसर है। और मैं पहले तो उससे काफ़ी मेरी थोड़ी बहुत बहस होती थी इस बारे में कि मैं उसको प्रूव करना चाह रहा होता था कि गॉड एग्जिस्ट, थोड़ी रैशनल आर्गूमेंट्स के, फिलोसफी के वगैरह। लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि यू नीड टू क्वालिटीज़। आप हर इंसान को ही नहीं कह सकते कि यार तुम भी खुदा ढूंढो, तुम भी खुदा ढूंढो, तुम भी खुदा ढूंढो। अगर आप सिर्फ नियत सही कर लो कि यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि आपने ट्रुथ ढूंढना है, और दूसरा आप रैशनल हो जाओ कि दो आर्गुमेंट्स है, आपने ये नहीं कहना अगर मैं साइंस बेस्ड हूँ तो मुझे एक जगह साइंस चीज़ बता रही है जो अभी के टूल्स के मुताबिक सही है, लेकिन रैशनल लेवल पे वो चीज़ सही नहीं है। तो यू शुड चूज द रैशनल माइंड ओवर ओवर व्हाट इज करंटली मैनिफेस्ट। तो अगर आप सिर्फ दो क्वालिटीज़ कर लो कि आप रैशनल हो जाओ, जिसमें बहुत टाइम लगता है, मैं
बड़ा कैजुअली इसको कह रहा हूँ, बट इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप रैशनैलिटी। दूसरा कि आप अपने इंटेंशन सही कर लो। इफ यू गो विद द फ्लो विद लाइफ, क्योंकि आई बिलीव लाइफ हैज दैट एलिमेंट ऑफ गिविंग यू आंसर्स इफ यू ओनली हैव दीज टू क्वालिटीज, गुड इंटेंशंस एंड रैशनैलिटी। आपके पास वो चीज़ें ज़रूर होंगी। यू हैव सीन दैट विद अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट विद इन माई ओनली ऑन सर्कल, with a lot of people. They had good intentions, they did not believe in God, but believe in God, तो belief in God तो बड़ा, like it's one component in the entire world, right? काफी और डोमेन्स में भी वो उनका पैशन था, कैरियर फोकस थे, whatever, if they had good intentions and they were rational people and they got what they were looking for, including belief, they started believing in God. तो we need to develop these characteristics. आप एक फॉर्मूला सब पे प्लान नहीं कर सकते कि यार अच्छा तुम काफिर हो, अभी आ जाओ तुम्हें मैं कुरान खोल के दिखाता हूँ। वो बंदे की अगर इंटेंशन ही सही नहीं है तो वो उसको फॉर ग्रांटेड लेगा। Just go with the flow, develop these qualities and you'll find the answer. It worked for me, it works for almost many people. बिल्कुल यार, इसको तो हम और भी डिबेट को लंबा खींच सकते हैं मगर आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर टुडे। एंड डू यू थिंक वी शुड क्लोज इट ओवर हियर? हाँ, हम मीनो को पीछे छोड़ गए। मीनो का बेसिकली यही एंड था, क्योंकि मीनो पे जब वो कहता है कि थ्योरी ऑफ एनालिसिस को पेश करता है, तो मीनो कहता है कि अच्छा यार, हमने अब तो बात कर ली एक्वायर कैसे करते हैं। मीनो फिर दोबारा पंगा लेता है। मीनो कहते हैं नहीं जी, आज दोबारा वर्च्यू की बात करते हैं। सोक्रेटिस ने कहा बेटा बस आज के लिए इतने काफ़ी है, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, तुम्हारा जॉर्जियस जो टीचर है उसी से जाके पूछो। तो हमारा आज का जो है टॉपिक, मीनो जो डायलॉग है वहीं पे ख़त्म होता है। सोक्रेटिस कहता है कि मुझे नहीं पता, अगली डिबेट में हम लोग वर्च्यू की जो वेरी एसेंस है उसको दोबारा गो थ्रू करेंगे। एक्वायरिंग का तो हमें पता चल गया कि वो थ्योरी ऑफ एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट है सारा। तो यहाँ पे डायलॉग एंड होता है। काफ़ी डायलॉग्स हैं बेसिकली यस, प्लेटो के आई वाज जिनमें कोई एंड पे आंसर नहीं दिया हुआ, ताकि हाँ ऑडियंस बिल्कुल खुद सोचे इस बारे में। बिल्कुल। मगर अब्दुल्ला, यस यू वर रियली राइट कि जो आपने कहा कि यस, टू फाइंड द ट्रू ट्रू पाथ या फिर ट्रू truth, you have to be you have to be rational and you have to have good intentions as well. तो आज तो चलो हमारी डिस्कशन से ये मालूम हुआ कि रैशनैलिटी एंड इंटेंशंस बोथ गोस पैरेलल, और इन दोनों को एक्वायर करके ही वी कैन फाइंड true answers. We can do a very big debate on it basically because I'm popping up with new ideas in my brain right now, but I think so we should इस्लामिक close it. थियोलॉजी की पूरी एपिसोड बनाएंगे यार। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। Very interesting. Yep, it is very interesting. Okay, no worries. But for today, it's this is it. Abdullah, thank you as always, whoever is watching. And if you do watch, please give a thumbs up, your comment as well, and do not forget to subscribe. Till then, take care. Allah Hafiz.